Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions. V Tuitions is Pakistan's first online learning platform where you can get all your lectures, notes, PPTs, as well as quizzes. Uh, for accessing them, you can go to our website which is www.vtuitions.com और वहाँ जाके आप आराम से साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिंध बोर्ड के लेक्चर्स मिल जाएंगे और उनके हैंड रिटन नोट्स भी वीडियो में जो बॉक्स होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उधर उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज पहले हम चैप्टर 2 के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और इसके बाद हम आज पास्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि मैंने सेकंड वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उन्हीं के हिसाब से डेरिवेशंस हैं। जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की है एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पास्ट पेपर्स में बहुत आई हैं, तो उसको समझते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी थोड़ी बहुत ब्रीफ डिटेल दी थी जिसमें मैंने ये बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली ये होता है कि वेक्टर को आप स्प्लिट कर दें डिफरेंट पार्ट्स में। इससे आसानी क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो जब छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो पार्ट बाय पार्ट समझने में हमें आसानी रहती है या कैलकुलेशंस करने में आसानी रहती है। बिल्कुल वही काम हम यहाँ करते हैं वेक्टर्स के साथ। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ में एक वेक्टर बना हुआ है, उसको हम कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर आगे आप समझेंगे नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें समझेंगे कि उसको यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये वाली डेरिवेशन में जो कि नंबर 1 है, इसमें आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिर्फ सीखेंगे कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते कैसे। तो यहाँ आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा जो कि बहुत सिंपल ग्राफ है। पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर्स पूरा ये समझना ही हमें ग्राफ है। इसका ग्राफ अगर समझ आ जाएगा तो डेरिवेशन में ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं डेरिवेशन में, लेकिन ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका समझना। तो इस ग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी हुई है इसकी कि सबसे पहले तो ये y एक्सिस ये x एक्सिस है। एक एक वेक्टर लिया हमने सिर्फ जिसका नाम है वेक्टर a, जो कि स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और एंड एंड नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉइंट है जो नोट कर रहा है s। तो इस वेक्टर का नाम है वेक्टर a, और वेक्टर ए एंगल बना रहा है विद x एक्सिस। ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है जिसको हम थीटा नाम दे देते हैं। ये जो नाम हम देते हैं ए और थीटा, ये हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बस ये जस्ट उनको रिकॉल करने के लिए या समझाने के लिए लेबलिंग की जाती है। तो लेबलिंग करना जरूरी बहुत है एग्जाम में अगर ये आया क्वेश्चन तो सबसे पहले हमने पहला जो काम किया इस ग्राफ में वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक वेक्टर प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम ये काम करेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए। इसके कंपोनेंट्स में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये टॉर्चेस क्यों बनाई हैं, तो टॉर्च के जरिए एक बहुत इजी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि उसको किस तरह हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे वेक्टर को और उसके उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि हम देखते हैं इसको कि ये टॉर्च है, अगर हम यहाँ ऊपर से इसको टॉर्च अप्लाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर यहाँ से टॉर्च अप्लाई होगा वेक्टर पे तो वेक्टर से लाइट ऑब्वियसली पास नहीं होगी। वेक्टर से जब लाइट पास नहीं होगी तो क्या होता है, शेडो बनता है। तो अगर हम यहाँ से जब टॉर्च अप्लाई करेंगे तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा शेडो इसका, ऐसे ये शेडो बनेगा इसका। ये जो ब्लू ब्लू एरो से हाईलाइट किया हुआ है ये इसका एक शेडो बना। और फिर उसी टॉर्च को हम जब इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ इस तरह शेडो बनेगा जो यहाँ वाई एक्सिस पे ब्लू एरो से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो बेसिकली ब्लू एरो से हाईलाइटेड है ये इनके कंपोनेंट्स हैं।
जो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट बनेगा उसका नाम है एक्स कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पर बनेगा उसका सिंपली नाम है वाई कंपोनेंट। क्योंकि इस वेक्टर का नाम हमने ए दिया था, तो इन कंपोनेंट्स का नाम हमने ए एक्स और ए वाई दे दिया, जस्ट ताकि समझने में आसानी हो इसको। तो हम पहला स्टेप, अब हमने ग्राफ समझ लिया, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो वर्डिंग्स लिखी हैं, वर्डिंग्स भी बहुत इजी लिखी हुई हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। तो स्टेप वन, सबसे पहले पहला तो काम है हमने वेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद वेक्टर पे हम दो परपेंडिकुलर्स गिराएंगे। ये परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एज वी ऑल नो 90 डिग्री जो एंगल बना रहे हो उन लाइंस को कहते हैं। तो दो परपेंडिकुलर जब हम गिराएंगे इस पे, तो ए टू एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं लेबलिंग के हिसाब से, एक ये परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे और एक ये होगा। तो इनको हम एक्चुअली इनके मैग्नीट्यूड को नाम देते हैं ए एक्स और ए वाई को, ए वाई का। तो अगर हम देखें कि इसके हिसाब से ओ टू पी जो लाइन जा रही है, अभी पहले जैसे मैंने ग्राफ डिस्कस किया था वही चीजें जो मैं वर्बली बता रहा था, अब ये वर्डिंग में लिखी हुई है। ओ से पी तक जो लाइन जा रही है उसका नाम है ए एक्स, जैसे हमने ग्राफ डिस्कस करते हुए बताया था। और ओ से क्यू तक जो जा रही है वो ए वाई है। इसको पी क्यू एस कुछ भी हम दे सकते हैं लेबलिंग, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ एक ट्राइंगल बना है। यहाँ एक ट्राइंगल कैसे बना है? क्योंकि हमने इस ए वाई जो ये बना था ए वाई, इसको हमने शिफ्ट किया है इधर। इधर हम शिफ्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं, शायद आप लोग ये सोच रहे हो, लेकिन लास्ट लेक्चर में ही मैंने एक कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर का पढ़ाया था। फ्री वेक्टर में क्या होता है कि हम उसको अलोंग द एक्सिस मूव करवा सकते हैं। जैसे ये है, अभी मैं इसको मूव करवा के दिखाता हूँ। इसको मैं इस तरह अगर यहाँ मूव करवा दूं, जस्ट लाइक दिस, इसको मैंने ऐसे मूव करवा दिया, तो इसको मूव करवा के हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ एक ट्राइंगल मिल गया। ट्राइंगल मिलने से क्या फायदा होता है? ट्राइंगल के सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं। ट्राइंगल मिल गया तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब जो हमें ट्राइंगल मिला है, हम अगर ऐसे देखें इसको, तो इसकी बेस क्या बनी? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले तो ये देखें, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सॉल्व करने का तरीका हम पीछे ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आई मीन मैट्रिक में सीख चुके हैं। उसमें क्या होता था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बहुत लोगों ने ये लाइन सुनी होगी, जिसका बेसिकली मतलब है ये फॉर्मूलाज याद करने का, ट्राइंगल के फॉर्मूलाज याद करने का शॉर्टकट है, जिसमें सम पीपल हैव से साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। शायद पीछे की चीजें रिकॉल हो रही हो आप लोगों को। तो बिल्कुल वही, ये देखें वही मेथड्स अप्लाई हुए हैं इधर। क्योंकि सबसे पहले हम ओपी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, जो कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। बेस यहाँ क्या है हमारे पास? ये ए एक्स बेस है हमारे पास, ये ए एक्स बेस है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? यहाँ हाइपोटेन्यूज है हमारा ये ए, और परपेंडिकुलर हमें पता है वो साइड होती है जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो हमने स्टार्ट किया, पहले कॉस थीटा लगाया और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब हमने लगाया तो बेस हम यहाँ चेक करेंगे, तो ओ से लेकर पी तक जो लाइन जा रही है वो बेस है, जिसका मतलब है कि ए एक्स ही है। वो जस्ट दो तीन बार जो ये स्टेप्स किए हुए हैं, ये जस्ट सिर्फ बताने के लिए हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ए एस और ए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो ओ क्यू वाली लाइन बनी एक, और दूसरी ओ एस जो कि बना ए वाई वेक्टर और ए वेक्टर। ए वाई इसका कंपोनेंट है क्योंकि। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नया वेक्टर बनेगा वो बनेगा इन दोनों को ऐड करके। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज बने हैं बेसिकली ये बने हैं हमारे ए वाई और ए एक्स के, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स ही निकालने थे ना, और कंपोनेंट्स के ही फॉर्मूले निकालने थे। तो यहाँ आप जरा देखें कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा गया है। रीअरेंज करके कुछ इस तरह लिखा गया है कि
यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा इक्वल आ रहा था ए एक्स अपॉन ए के, तो हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो ए क्योंकि इधर डिवाइड में था वहां जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, और ये बन गया ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अच्छा, अब हमें क्योंकि ए टू चाहिए, एक नया वेक्टर चाहिए, तो उन पुराने के कंपोनेंट्स को हम जस्ट ऐड कर देंगे सिंपली। तो हमने उनको यहाँ ऐड कर दिया, और इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका, एक और स्टाइल कुछ इस तरह होता है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको आई जे से हम कर लेते हैं। ये जैसे ए एक्स टू और ए वाई टू लिखा हुआ है, इसको जस्ट आई जे से हम डिनोट कर लेते हैं, वेयर आई जे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। तो ये थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत इजी लगा होगा ये, क्योंकि ये है ही इजी, और लेकिन ये इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसमें इसी यही कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो 2-3 बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ हमने काम किया था सिर्फ एक वेक्टर को लेके, वहां हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स। तो दूसरी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ऐसी। दूसरी डेरिवेशन है हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से पहले हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा, तो इसमें भी पहले रेजोल्यूशन ही करेंगे हम। जो काम ऊपर किया है वही काम यहाँ करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसको ऐड करेंगे। तो उसका ये ग्राफ है। ग्राफ देख के डरने की जरूरत नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है ये ग्राफ, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है, तो वो स्क्रीन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसको स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक का नाम है a1, दूसरे का नाम है a2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ हमने क्या काम किया है पहले स्टेप में, आप देख सकते हैं जैसे a2 अभी इस पोजीशन पर है, ओरिजिन पर। तो a2 को हमने अगेन, क्योंकि फ्री वेक्टर के तौर पे इसको हमने ट्रीट किया है, और इसको हम लेकर गए हैं आगे। हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल बेसिकली आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी इसका आइडिया हुआ होगा, लेकिन दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। हेड टू टेल रूल जस्ट ये होता है कि एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड से कनेक्ट करता है, जिस तरह यहाँ कनेक्ट कनेक्ट हुआ है, a2 को a1 से हमने कनेक्ट किया। तो जस्ट हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसे कनेक्ट करके आप ये देखें कि a2 पे क्या फर्क आएगा। अच्छा, A2 जब यहाँ A1 के साथ कनेक्ट होके यहाँ आ गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये जो लाइन डैश लाइन से मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये अब बन गया एक्स एक्सिस। A2 के लिए अब ये एक्स एक्सिस बन गया, जैसे A1 के लिए ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद सिंपल ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, जस्ट इन दोनों का a1 और a2 का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया। ओरिजिन से शुरू हुआ और a2 की हेड तक गया है। ये एडिशन ऑफ वेक्टर हुआ है बाय हेड टू टेल रूल। ये इसका जस्ट रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, जो कि है a, रिजल्टेंट वेक्टर a2 और a1 का रिजल्टेंट वेक्टर निकला है अभी हमारे पास a। अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है, वही टॉर्च वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट डेरिवेशन में बताया था, वही अप्लाई हुआ है। A2 को यहाँ ऊपर से जब टॉर्च मारी तो यहाँ बना उसका एक कंपोनेंट, और दूसरा यहाँ A1 को जब मारी टॉर्च तो एक यहाँ बना कंपोनेंट, एक यहाँ बनेगा। इसकी जो प्रोजेक्शन हुई है वो कुछ इस तरह होगी। तो A2 के लिए 2 इसके नए कंपोनेंट्स जो बने। अच्छा, हम अभी ये देख लेते हैं, अभी हम A1 और A2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो A2 के नए कंपोनेंट्स 2 ये बने, जिनका हम नाम क्या देंगे, A2y, क्योंकि ये A2 के कंपोनेंट्स हैं, तो A2y और A2x। अच्छा, y और x बिल्कुल इसी तरह है कि जो अलोंग x एक्सिस है उसका नाम x, जो अलोंग y एक्सिस है उसका नाम y। जैसे पहले हमने a का कंपोनेंट निकाला था तो उसको ax और ay कंसीडर किया था, यहाँ हमने A2 का निकाला है तो A2x और A2y। बिल्कुल सिमिलरली दूसरा A1 के साथ भी ऐसी करेंगे। यहाँ एक ये कंपोनेंट बना इसका, और दूसरा ये कंपोनेंट बना।
तो इसका भी सिमिलर वही उसी तरह से नाम दिए जाएंगे a1y और a1x। जो अलोंग y एक्सिस है वो y और जो अलोंग x एक्सिस है वो x हो गया। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया है, अगेन वही फ्री वेक्टर का इस्तेमाल किया है। फ्री वेक्टर का इस्तेमाल करके हमने क्या करने की कोशिश की है, ये जो कंपोनेंट था उसको हम जस्ट उठा के यहाँ ले आए। एक दफा दोबारा करके दिखा देता हूँ। इस कंपोनेंट को उठा के, नहीं ये कुछ और हो रहा है, एक मिनट। इस कंपोनेंट को जस्ट उठा के हम यहाँ ले आए। और सिमिलरली हमने इसके साथ भी यही किया है कि ये ऊपर वाले कंपोनेंट को उठा के हम यहाँ नीचे ले आए। इससे हमें फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा इससे कि अब हमें इनके कंपोनेंट्स दोनों एक ही लाइन पे मिल जाएंगे। ये देखें, a1x और a2x दोनों x वाले कंपोनेंट x एक्सिस पे मिल गए, और a2y और a1y दोनों y कंपोनेंट्स हमें y एक्सिस पे मिल गए। बिल्कुल इस तरह। तो हम ये पुराने वाले भूल जाएंगे, अब हम नए वाले देखेंगे जो हमने इस तरह से निकाले। और ये निकाल के हमें फायदा क्या होगा देखते हैं उसको। अच्छा, इसकी नेमिंग बिल्कुल वही चलेगी जो चलती आ रही है। नेमिंग पे फर्क नहीं आएगा उसको शिफ्ट करने से या उसकी लोकेशन चेंज करने से। अच्छा, अब हमारा काम हो गया है a1 वेक्टर का और a2 वेक्टर का, उनके हमने कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन कर लिए। अब हमारा असल काम है वो है रिजल्टेंट वेक्टर का। असल काम से मुराद ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ये हम रिजल्टेंट वेक्टर को ही निकालने के लिए कर रहे हैं ना। एडिशन करके जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा। तो हम जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अभी तक हमने ये इन दोनों को ब्रेक डाउन किया है, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर को ब्रेक डाउन करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर अगेन बिल्कुल वैसे ही होगा, एक इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा एक्स एक्सिस पे, एक बनेगा वाई एक्सिस पे। बिल्कुल वही टॉर्च वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो जब इसका प्रोजेक्शन बना एक्स एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यहीं तक जाएगा जहां तक a2 आ रहा है, सॉरी a2x आ रहा है, a2x जो कंपोनेंट था। तो हम ये कह सकते हैं कि a1x और a2x को ऐड करके हमारा बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। और सिमिलरली बिल्कुल सेम काम होगा y कंपोनेंट के लिए। इसका y कंपोनेंट बनेगा a1y और a2y को ऐड करके, बिल्कुल इस तरह। इसकी नेमिंग भी सेम उसी तरह होगी, ax बन गया x कंपोनेंट और ay बन गया y कंपोनेंट। उम्मीद करता हूँ ग्राफ समझ आ गया होगा। ग्राफ को इतनी डिटेल में समझाने का मकसद ये था कि ग्राफ जब समझ आ जाएगा आपको, तो वो जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसमें वही पुराने कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। असल चीज इसमें ग्राफ समझना थी। तो वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। तो यहाँ पे अगेन जिस तरह पूरा ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाया वही चीजें यहाँ इन वर्ड्स लिखी हुई हैं। कोई इसमें इस डॉक्यूमेंट में खास तौर पे मैंने कोई अननेसेसरी वर्डिंग्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप एज नोट्स इसको रख सकते हैं अपने पास तैयारी करने के लिए। और पेपर के हवाले से भी कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि एक a1 a2, जिस तरह मैंने अभी ग्राफ समझाते हुए बताया, एंगल इनके बन रहा है थीटा 1 थीटा 2। बिल्कुल जिस तरह a1 का एंगल थीटा 1 बन गया, a2 का एंगल थीटा 2 बन गया। अच्छा, अब वही स्टेप जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, इसमें जस्ट वर्डिंग है वही। तो इसको भी एक नजर देख लेते हैं कि कोई न्यू चीज तो नहीं आ रही इसमें। सबसे पहले वही कह रहे हैं हमें कि ज्वाइन वेक्टर a1 एंड a2 बाय हेड टू टेल रूल, जिस तरह हमने ज्वाइन किया था पीछे। उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर a, अगेन जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया था। रिजॉल्व वेक्टर a1 एंड a2 इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जिस तरह हमने कंपोनेंट्स में उसको तोड़ा था a1 a2 को, बिल्कुल वही काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, जब हमने कंपोनेंट्स में से तोड़ा था तो हमारे पास जो टोटल कंपोनेंट्स आए थे वो चार थे। एक था a1x, एक था a1y, एक था a2x और चौथा था a2y। उसके बाद हम क्या काम किया था, हमने रेजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किया था। जब हमने छोटे वेक्टर्स को, मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर्स थे a1 और a2, उनका रेजोल्यूशन कर लिया, तब हम उसके रिजल्टेंट पे आए। रिजल्टेंट का जब हमने किया तो हमने, अच्छा ये सारा जो काम हम सिर्फ जस्ट यहाँ बता रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो इसके पीछे वही सारी फिल्म चल रही है कि ग्राफ में हम ये सब ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। तो हम जस्ट इसमें ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए किया तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया ए एक्स और वाई कंपोनेंट आ गया ए वाई। जब हम रेजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कर चुके होंगे, मतलब स्टेप 4 कर चुके होंगे, तब हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स बचेंगे, जो कि कुछ इस तरह होंगे, ये जैसे लिखे हुए a1x, a1y, a2x, a2y, ax एंड ay। इसके बाद हमारा क्या काम है, जब हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जस्ट इनको फिर फॉर्मूलाज में हमें पुट करना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि यहाँ अच्छा फ्रॉम ग्राफ, हमें ग्राफ से लास्ट चीज जो बिल्कुल ग्राफ में मैंने बताई थी, ये जो ए एक्स क्या है, यहाँ ए एक्स है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वाई क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ग्राफ में मैंने एंड में बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके आएगा, क्योंकि वो दोनों के बराबर आ रहा था रिजल्टेंट वेक्टर का एक कंपोनेंट। तो बिल्कुल वही काम किया हमने, ए एक्स इक्वल लिया है ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के, और ए वाई इक्वल लिया है ए वन वाई प्लस ए टू वाई के। यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया कि फ्रॉम ग्राफ हमें वैल्यूज ग्राफ से ही मिली है। अच्छा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे कॉस का फंक्शन लगता है, वाई एक्सिस पे साइन का फंक्शन लगता है। तो हमने यहाँ क्या किया कि ए एक्स को इक्वल ले लिया ए वन कॉस थीटा वन। थीटा वन कहाँ से आया, क्योंकि ए वन का एंगल थीटा वन था। सिमिलरली अच्छा, यहाँ एडिशन क्योंकि हमने किया था, तो जस्ट हमने इस स्टेप में क्या किया है कि कॉस थीटा लगा दिया है इन दोनों के साथ। ए वन कॉस थीटा वन लग गया यहाँ इसके बीच, और इसके साथ लग गया ए टू कॉस थीटा टू। ये हमारा ए एक्स का कंपोनेंट पूरा हो गया, और ए वाई के कंपोनेंट के लिए हमने ये वाई को हटाकर साइन थीटा वन और साइन थीटा टू लगा दिया। अच्छा, अब हमारे पास असल वैल्यू आई है ए एक्स की और ए वाई की। वो तो जस्ट हमारे पास कंपोनेंट्स आए थे, अब वैल्यूज आ गई हैं इसकी। तो अब क्या करेंगे, अब इनको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिसको हमने पहले नाम दिया था इक्वेशन 1 का। यहाँ हमने इसको इक्वेशन 1 में जब पुट किया तो जस्ट क्योंकि अंडर रूट आ रहा था, जस्ट पुट करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके बाद कोई फर्दर स्टेप्स नहीं है। पुट हो गया तो ये हमारा मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन निकल के आ गई बाहर। और एंगल, इसका एंगल निकालने के लिए अक्सर आता है ये एग्जाम में, लॉन्ग में आता है ये सवाल, मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल। एंगल निकालने के लिए एंगल को डायरेक्शन भी कह सकते हैं, सवाल पेपर में डायरेक्शन के तौर पे भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं इसके। एंगल निकालने का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, मतलब ए का वाई कॉम्पोनेंट अपॉन ए का एक्स कॉम्पोनेंट। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज ये रही, हमने जस्ट पुट किया इसको और ये हमारी रिलेशन बन गई। उम्मीद करता हूँ ये मैंने बहुत इजी वर्डिंग्स में लिखा है और समझाने की कोशिश की है, और बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी एग्जाम में आया है, और शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन दो वेक्टर हम कंसीडर करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट साइन का फंक्शन लग रहा होता है, मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट होकर साइन का फंक्शन अप्लाई हो रहा होता है। और थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है। पैरेललोग्राम बेसिकली एक तरह का रेक्टेंगल टाइप का ही होता है, तो रेक्टेंगल का जिस तरह एरिया निकलता है, पैरेललोग्राम का भी उसी तरह निकलता है। लेंथ इनटू हाइट कह लें या लेंथ इनटू ब्रेथ कह लें, वो डिपेंड करता है कि वो किस डायमेंशन पर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ हमने लेंथ नहीं लिखा है, यहाँ बेस लिखा है, तो बात वही है, बेस ये आप अगर ग्राफ देखें, इसका डायग्राम देखें, तो बेस वही लेंथ ही है बेसिकली, और हाइट इसकी ये हाइट है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे यूज होगा, कोई वैल्यूज जब निकलेंगी बेस और हाइट की, वो इसमें हम पुट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने ये लिया था वेक्टर्स ए एंड बी, तो अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट फ्री वेक्टर का इस्तेमाल किया। इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ लेकर गए, मतलब यहाँ पे भी रहा वो और यहाँ पे भी आ गया, और इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ लेकर गए, बिल्कुल ऐसे, उठाकर लेकर गए, लेकिन वो वहां पे भी रहा।
तो बेहतर ये है कि 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, इसको कॉपी करके नया वेक्टर बनाता हूँ और इसको ऐसे लेकर जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले को हम लेकर गए तो हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया। सिमिलर काम नीचे वाले के लिए किया। अब ये जो पैरेललोग्राम हमें मिल गया, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये पॉइंट लिया जहां वेक्टर ए और जो हमने दूसरा डुप्लीकेट वेक्टर बी का ये फ्री वेक्टर बनाया था, इस पॉइंट से हमने नीचे एक परपेंडिकुलर गिराया। क्योंकि ये हमने क्यों गिराया, ताकि हमें यहाँ ट्रायंगल मिल जाए। अगेन ट्रायंगल का क्योंकि सॉल्यूशंस करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मूलाज उसके पहले से हैं, जैसे हमें फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी होती है। तो अगर हम इस फिगर को देखें गौर से, तो जब ये ट्राइंगल बना तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड परपेंडिकुलर है, जो कि हमारी हाइट थी। हाइट हमारी यहाँ बेसिकली परपेंडिकुलर बन गई। बेस ये है जो कि वेक्टर बी बन रहा था, और वेक्टर बी, अच्छा ये मैग्नीट्यूड सिर्फ शो करने का तरीका है। मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं इस तरह, ये वेक्टर बी वेक्टर का नाम है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है उसको हमने इस तरह मॉड में करके लिख दिया, डिटर्मिनेंट बी करके। और सिमिलर काम हमने वेक्टर ए के लिए किया। वेक्टर ए बेस बन रहा था तो वेक्टर बी बेस बन रहा था तो वेक्टर ए बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अगेन साइन थीटा लगाया हमने। क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा हाइट था, यहाँ हाइट अपॉन हमने लिया जो इसका हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड बन रहा था। अच्छा यहाँ हम फॉर्मूलाज में पुट करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, हम जो वेक्टर का नाम दिया है वो नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड हमने इसका कंसीडर किया था डिटर्मिनेंट ए। तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अच्छा इस इक्वेशन से हमें चाहिए क्या? हम ऊपर ये फॉर्मूले में अगर देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, हमें हाइट चाहिए थी, तो हमें हाइट को अकेला करना है। तो जस्ट ये क्योंकि डिवाइड में था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। हाइट की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई? ए साइन थीटा। ठीक है। और बी, ये जो बेस है हमें पहले ही पता है कि वो बी का मैग्नीट्यूड है। तो हम इन दोनों को अगर इस फॉर्मूले में पुट करें, बेस की वैल्यू बी आ गई और इसकी वैल्यू हाइट की हमने निकाली थी ए साइन थीटा। ये हमारा एरिया एरिया का रिलेशन निकल गया। अच्छा अगर हम इसको कंपेयर करें ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, ये वाली इक्वेशन के साथ जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की लिखी थी, जिसको हमने इक्वेशन ए नाम दिया था, इससे जब हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा है और यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा। बी ए बी डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि काम हम पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व तो सिंपल प्रोडक्ट की तरह ही होता है ना आगे जाके। तो ए बी लिखें, ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, तो ये सिमिलर ही बात है। तो क्योंकि ये इक्वल आ रही थी तो प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी भी बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। जस्ट ये प्रूव हो गया। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि शॉर्ट में आते हैं। जो हमने आज किया है डेरिवेशंस, वो आती हैं लॉन्ग में और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी आई थी ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये पूरी डेरिवेशन आई थी जिसका मैंने ग्राफ पीपीटी में समझाया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और सॉरी, एक चीज तो भूल ही गया बताना कि हम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपनी रिकमेंडेशंस भी देते रहा करें कि कोई वीडियोस अगर कोई मसला है उसमें, या आपको अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो वो करने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके हमें अपने सवालात बताएं या अपनी कोई रिकमेंडेशंस हैं वो दें कि हम इस तरह वीडियोस बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।